नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल एस्टेट में जो तेजी दिख रही है उस तेजी के क्या मायने हैं। खासकर मुंबई में हम देख रहे हैं कि 10 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो कई खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहली खबर है रजिस्ट्रेशन को लेकर। नवंबर महीने में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो पूरी खबर आपको बताते हैं। मुंबई में घरों की बिक्री के मामले में अगर हम देखें तो दशकों का रिकॉर्ड टूट रहा है। नवंबर महीने में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। इस महीने मुंबई नगर निगम एरिया में 9,548 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और सरकार को 697 करोड़ की आय महज मुंबई में स्टैंप ड्यूटी के जरिए हुई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने डिटेल डेटा जारी किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मुंबई में नवंबर महीने में बिक्री के लिए यह कैसा रहा। और सिर्फ नवंबर 2023 की ही नहीं, हम पिछले एक साल के महीने दर महीने आपको बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा साल रियल एस्टेट में बिक्री के लिहाज से मुंबई में रहा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मुंबई में बम्पर बिक्री जारी है। अगर हम नवंबर 2022 की यानी पिछले साल की बात करें तो जो घरों का रजिस्ट्रेशन है 8,965 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। दिसंबर में एक महीने बाद 9,367 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो जनवरी 2023 जैसे ही शुरू होता है तो 9,001 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ और फरवरी में घरों की रजिस्ट्री हुई 9,684। अगले महीने जाते हैं तो मार्च में 13,151। ये सबसे ज्यादा बिक्री रही है इस पूरे साल में। मार्च का डेटा अभी तक नहीं हम देख पाए हैं कि और किसी महीने में इतना शानदार डेटा देखने को मिला हो। अप्रैल में 10,514 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, मई में 9,825 और जून में 10,319। जुलाई अगर हम पहुंचते हैं तो 10,221 और अगस्त में 10,902। सितंबर में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 10,694 और अक्टूबर में 10,607। तो ये आप देख रहे हैं कि अब वापस हम नवंबर में आ गए। तो नवंबर में 9,548 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी इस पूरे साल में अगर आप देखिए तो 10,000 घरों का रजिस्ट्रेशन का डेटा लगातार बना हुआ है। अब आपको हम कीमत के आधार पर मांग बताने की कोशिश करते हैं कि मुंबई में जो कीमत है, अब 1 करोड़ तक की जो कीमत है उसकी 49% डिमांड है। मतलब 49% लोग 1 करोड़ से या 1 करोड़ तक के घरों को ले रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर की जो कीमत है उसकी ज्यादा डिमांड है। यानी 51% लोग 1 करोड़ से ऊपर के घर, लग्जरी घर, अल्ट्रा लग्जरी घर खरीद रहे हैं। अब 1 करोड़ कीमत तक के 44,220 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जनवरी से लेकर नवंबर तक इस साल, यानी साल 2023 की। आगे बढ़ते हैं तो 1 करोड़ कीमत से ऊपर के अगर हम घर देखें तो 65,244 घरों की बिक्री हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है इस जनवरी से नवंबर के बीच में। तो ये देखा आपने, लेकिन मैं आपको अब दिखाता हूं कि अगर हम पिछले 11 साल में सिर्फ नवंबर का डेटा देखें तो वो क्या कहता है। तो आपको दिखाते हैं कि महज नवंबर में जो घरों की बिक्री हुई है 2013 में, यानी अभी पीछे जाते हैं करीब 11 साल, तो 3,859 घरों की रजिस्ट्री हुई थी, जिनका जो कीमत बनती है वो 220 करोड़। ये जो कीमत है वो सरकार की आय है। 220 करोड़ की आय सरकार को हुई थी 2013 में 3,859 घरों के रजिस्ट्रेशन से। इसी तरह 2014 में 5,001 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और सरकार को 281 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। 2015 में पहुंचते हैं तो 4,221 घर और 250 करोड़ का रेवेन्यू। 2016 में 3,838 घर, 233 करोड़ का रेवेन्यू महाराष्ट्र सरकार को मिला। 2017 में आ जाते हैं तो 6,230 घरों का रजिस्ट्रेशन और 464 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिला। 2018 में घरों की रजिस्ट्री हुई है 5,190 और 362 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिला है। 2019 में पहुंचते हैं 5,574 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 429 करोड़ सरकार को आय प्राप्त हुई है। 2020 में 9,301 घरों की बिक्री हुई है और रजिस्ट्रेशन हुआ है और 288 करोड़ सरकार को रेवेन्यू मिला है। 2021 में पहुंचते हैं तो 7,582 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 549 करोड़ सरकार को रेवेन्यू मिला। इसी तरह से 2022 का डेटा हम देखते हैं, 8,965 घर रजिस्टर हुए हैं और 684 करोड़ का सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। साल 2023 ये वो साल है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू नवंबर में दिया है, 9,548 घर। 2013 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 697 करोड़ का सरकार को आय प्राप्त हुई है। एक और डेटा आपको दिखाते हैं। राज्य सरकार को जो टोटल आय हुई है, मैं नवंबर के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो नवंबर 2022 में यानी पिछले साल 684 करोड़ की आय हुई थी। दिसंबर में 2022 में 835 करोड़ की आय हुई है। एक साल का मैं सरकार की आय बताने की कोशिश कर रहा हूं। जनवरी 2023 में
692 करोड़, फरवरी में 1112 करोड़, मार्च में ये सबसे ज़्यादा आए हैं इस पूरे साल की, मार्च में 1226 करोड़, अप्रैल में 900 करोड़। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो मई में 833 करोड़, जून में 859 करोड़, जुलाई में 831, अगस्त में 810, सितंबर में 1127, अक्टूबर में 835 और नवंबर में 697 करोड़ रुपए। तो ये पूरी आय है एक साल की सरकार को जो सिर्फ घरों की बिक्री से हुई है। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मुंबई नगर निगम एरिया की। अगर आप एमएमआर में जाते हैं तो डेटा कुछ और बेहतर होगा। तो ये तो हुई एक खबर कि मुंबई में जिस तरह से हम बम्पर बिक्री देख रहे हैं, जिस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, तो पिछले एक दशक में नवंबर के महीने के अलावा किस तरह के रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं पूरे मुंबई नगर निगम एरिया में। इसके बाद एक और अहम खबर है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुंबई में जो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है उसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। घरों में डिमांड पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़ गई है। अल्ट्रा लग्जरी की मैं बात कर रहा हूं। एनारॉक प्रॉपर्टी की एक रिसर्च में निकल कर आया है कि 40 करोड़ से अधिक कीमत के अल्ट्रा लग्जरी घरों में 247% का इजाफा हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद में इस साल 58 अल्ट्रा लग्जरी घरों के सौदे हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें 91% सौदे सिर्फ मुंबई में हुए हैं। एक और खास बात कि 79% प्रॉपर्टी बिजनेस ओनर्स ने खरीदी है, तो वहीं 16% प्रॉपर्टी सी स्वीट प्रोफेशनल से खरीदी, यानी टॉप कंपनियों के सीईओ, सीएफओ या कह सकते हैं कि टॉप रैंक के अधिकारियों ने। तो क्या डेटा निकल कर आया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखिए 40 करोड़ से कीमत के जो घर हैं, इससे ऊपर के जो कीमत के घर हैं, 2023 में 53 अपार्टमेंट और 5 बंगले बिके हैं। 2022 में 10 अपार्टमेंट और 3 बंगले बिके थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बीते एक साल में 247% का इजाफा हुआ है उन घरों में जिनकी कीमत 40 करोड़ से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि और डेटा क्या कहता है। अल्ट्रा लग्जरी सौदों की अगर आप कीमत की बात करें तो 2023 में 3,743 करोड़ के अपार्टमेंट बिके हैं और 320 करोड़ के बंगले बिके हैं। अपार्टमेंट और बंगलों को जोड़ दें तो जो डेटा है वो कुछ ये 4,063 करोड़ के कुल सौदे हुए हैं। यानी आप दोनों अपार्टमेंट को और बंगले को अगर जोड़ते हैं तो ये डेटा निकल कर आता है। 2022 में यानी पिछले साल अगर हम जाते हैं तो 730 करोड़ के अपार्टमेंट बिके थे और बंगलों की अगर जो कीमत हम देखें तो 440 करोड़ के बंगले 2022 में बिके थे। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो 2022 में 1,170 करोड़ के कुल सौदे हुए थे, जिसमें बंगले और अपार्टमेंट दोनों शामिल हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि टोटल जो मैं बात कर रहा हूं अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो 40 करोड़ से ऊपर की है। अगला डेटा देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। अल्ट्रा लग्जरी डील्स में मुंबई नंबर 1 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। वर्ली में और मालाबार हिल में ये कुछ एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है सेल। पूरे देश में मुंबई का जो कहते हैं हम हिस्सा है वो 91% के आसपास है। वर्ली में 230 करोड़ के घर बिके हैं। मालाबार हिल में 253 करोड़ का पेंट हाउस बिका है। मालाबार हिल में ही 632 करोड़ के अपार्टमेंट बिके हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ नया डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं। किन शहरों में अल्ट्रा लग्जरी के घर बिके हैं, तो ये शहर वाइज अगर हम देखें तो ये 3 शहर हैं देश के जहां सबसे ज्यादा 40 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में 4 प्रॉपर्टी हैं। मुंबई में जैसा कि हमने बताया कि सबसे ज्यादा शेयर मुंबई का है, 53 सौदे हुए हैं। हैदराबाद में 1 सौदा हुआ है। तो इस तरह से टोटल 58 सौदे 2023 में हुए हैं। तो ये डेटा रहा कि किस तरह से मुंबई में रजिस्ट्रेशन का डेटा है। और रजिस्ट्रेशन में भी आप देखिए तो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिख रहा है और उसमें अल्ट्रा लग्जरी में भी 40 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ये तो कहता है डेटा। इसके अलावा चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर यह है हीरानंदानी ग्रुप ने अपना एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है जिस पर मैंने उनसे बात की। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ हमारी बातचीत हुई है हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी से। हमारे साथ हैं हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी सर। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये पूरा मॉडल जो नया मॉड्यूल है आपका ये किस तरह से काम करेगा? आज की तारीख में ये जो मार्केट में गैप है उसको हम कैसे भी पूरा करें और इसीलिए हमने ये विला बाय हीरानंदानी हमने लॉन्च किया है, जहां ये एक मॉड्यूल हमने बनाया है जो सर्विसेज मॉडल गिना जाता है और आज हम लॉन्च कर रहे हैं।
सर, ये आप सिर्फ मुंबई में ही लेकर चलेंगे, ऐसे देश के और भी हिस्सों में लेकर जाएंगे? और पहली बात, और इसी के साथ ये भी कि ये जो आपका सर्विस मॉड्यूल होगा, ये किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का कितना होगा, क्या फीस होगी आपकी? मेरे अंदाज से लगभग हम अभी तो मुंबई रीजन में ही हम करना चाहते हैं, मुंबई सबर्ब्स में कर रहे हैं और काफ़ी रुचि हुई है इसमें। तो और लगभग मेरे अंदाज से 12 से 20% का इसका जो मॉड्यूल का परसेंटेज रहेगा, सर्विस फी रहेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसके हिसाब से अलग अलग होंगे, क्योंकि कम भी हो सकता है, क्योंकि वो सब जो सर्विसेज हैं वो नहीं मांगेंगे तो वो अलग है, और सब मांगेंगे तो लगभग 20% के हिसाब से हो जाता है। अभी तक सर, आज आप लॉन्च कर रहे हैं, कई प्रोजेक्ट आपको आपने बताया मिल भी चुके हैं, 4 से 5 प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। वो प्रोजेक्ट क्या हैं और आज क्या स्थिति है, किस तरह की सर्विसेज आप उन प्रोजेक्ट्स में देने वाले हैं, और आने वाले समय में कितने प्रोजेक्ट्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं? ओवरऑल ऐसे गेस्टिमेट किया है कि ये साल में हम 5 प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट हमने विस्ता का प्रोजेक्ट ओशिवारा में लॉन्च भी किया है, नरेटको के एग्जीबिशन में। आगे एक वर्सोवा में हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं, कुछ बांद्रा के एरिया में एक देख रहे हैं, एक चेंबूर में देख रहे हैं, और 3 आउट ऑफ 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। और ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास आज की तारीख में, लेकिन हमारा ऐसे कुछ नहीं है कि हम सिर्फ रेजिडेंशियल ही लेंगे, लेकिन मुंबई रीजन में हम लेना चाहते हैं, वो बात ज़रूर है। सर, मुंबई में रीडेवलपमेंट मॉडल में काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, लोग कर भी रहे हैं। आपका फोकस रीडेवलपमेंट मॉडल में कैसा है? हम वहाँ देख रहे हैं, हमने कोई स्टाफ लगाया है ये रीडेवलपमेंट के बातचीत करने में, लेकिन हमने अभी तक कोई क्लोज नहीं किया है। बातचीत चल रही है अभी, जैसे हम कुछ क्लोज करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन ये अलग है, वो अलग है। एक अंतिम सवाल, आईपीओ कब लेके आ रहे हैं? ऐसे तो कोई प्लान नहीं है कि 24 में लाना है, लेकिन रामदेव अग्रवाल जी उस दिन बात कर रहे थे, बोले निरंजन जी आप क्यों ये आईपीओ नहीं करना? मैं बोला अभी तक तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं आया है। तो देखें, अभी उससे बातचीत करके कुछ रुचि हो तो कर लेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसे विचार नहीं। आपसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साइप्रस में अगर आप घर खरीदते हैं तो वहां पर घर खरीदना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, और वहां पर और क्या कुछ फायदे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। मैंने साइप्रस के रियल एस्टेट को स्टडी किया, मैंने वहां पर विजिट किया, और जो चीजें निकल कर आई, जो डिटेल निकल कर आई, वो उस पर हमने एक बहुत अच्छा सा शो बनाया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साइप्रस के रियल एस्टेट के बारे में। अगर आप भारत से बाहर कहीं प्रॉपर्टी निवेश करेंगे तो कहां? दुबई, सिंगापुर, लंदन या कहीं और? हम आपको आज एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां प्रॉपर्टी निवेश करना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा देश है? आमतौर पर हम प्रॉपर्टी प्लस में आपको इंडिया के रियल एस्टेट की बात बताते हैं, देश में किस तरह का रियल एस्टेट चल रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े जो ट्रेंड है उनकी बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको भारतीय रियल एस्टेट के बाहर की बात बताने जा रहा हूँ। यानी अगर आप इन्वेस्ट करने का मूड बना रहे हैं तो दुनिया में कौन सी बेस्ट कंट्रीज हैं, दुनिया की बेस्ट कौन सी सिटीज़ हैं, कहाँ पर आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है, कहाँ पर आपको बहुत अच्छा रेंटल यील्ड मिल सकती है, और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो इसी क्रम में आज मैं आया हूँ साइप्रस में। ये भूमध्य सागर से घिरा हुआ एक देश है, एक टापू है, बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है ये। और आज मैं साइप्रस में ही हूँ। तो साइप्रस में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस टिकट साइज़ के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आज के शो में, मेरे साथ बने रहिए। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एक आइलैंड देश है जो पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस के पूर्व और टर्की के दक्षिण में मौजूद है। साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
इसका उत्तरी हिस्सा तुर्की भाषियों का है, तो वहीं दक्षिणी हिस्सा ग्रीक भाषियों का है। 1960 में आजाद हुआ साइप्रस 2004 में यूरोपियन संघ में शामिल हुआ। यूरो मुद्रा अपनाने के बाद से साइप्रस ने निवेशकों को आकर्षित करना शुरू किया और समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। साइप्रस की जीडीपी में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की हिस्सेदारी करीब 14.5% है। इसकी मुख्य वजह है यहां प्रॉपर्टी निवेश से मिलने वाले फायदे। साइप्रस में भारतीय रुपए में 2.5 करोड़ की रकम के शुरुआती निवेश के साथ ही स्थायी निवास, टैक्स छूट समेत यूरोप के देशों में व्यापार का रास्ता खुल जाता है। हमने साइप्रस के रियल एस्टेट को समझने की कोशिश की और 1960 से रियल एस्टेट में काम कर रहे टॉप रियल एस्टेट ग्रुप लेप्टॉस के कुछ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल और देश के रियल एस्टेट को समझने की कोशिश की। We are one of the oldest groups of Cyprus. We were established 1 year after independence, 1960. We were involved in real estate and tourism since day one. And in the last 25 years, we ventured into healthcare education. And now we form one of the biggest business groups of Cyprus. We are the biggest employer in Paphos after the government. We like real estate, so we invest in real estate. We're the biggest landowner for prime and super prime land in Cyprus after government and church. तो आपने 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट या विला लिया, आपकी पूरी फैमिली को, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 25, आपको परमानेंट रेजिडेंसी फॉर लाइफ मिल जाता है। दूसरा, आपको यहाँ फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन मिलता है, आपकी फैमिली को फ्री एजुकेशन। आप यहाँ बिजनेस पीआर के बाद कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, फुली ओन्ड बाय यू, विच मीन्स यू कैन टेक ऑल द प्रॉफिट्स, यू कैन एम्प्लॉय हु यू वांट, और आप बाहर से भी एम्प्लॉयज़ ला सकते हैं। इन योर बिजनेस 70% आपके एम्प्लॉयज़ बाहर से हो सकते हैं। जैसे इंडियन कंपनी है, आपने यहाँ खोली, 70% का वर्कफोर्स आप इंडिया से ला सकते हैं, उनको वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा, और उनके स्पाउस को भी वर्क वीज़ा मिलता है। इसी के साथ साइप्रस को एक टैक्स हेवन देश भी माना जाता है। यानी अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो सरकार की ओर से आपको यहाँ कई तरह के इंसेंटिव और छूट भी दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप साइप्रस में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो साइप्रस दो तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, एक कॉर्पोरेट लेवल पर और एक इंडिविजुअल लेवल पर। कॉर्पोरेट लेवल पर फायदे क्या हैं कि यहाँ पर टैक्स कम है, करीब 12.5% का टैक्स है कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए। उसके अलावा अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी अलग अलग इंसेंटिव्स हैं। अब जैसे आईटी कंपनी अगर आप यहाँ पर खोलते हैं तो आपको महज 2.5% का कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद फायदा यह है कि आप अपने 70% एम्प्लॉय अपने देश से लाकर यहाँ पर काम के लिए रख सकते हैं, उनको वर्क वीजा पर दिया जाता है। और सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं, एम्प्लॉय की पत्नी, बच्चों को भी वर्क वीजा पर यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है। ये कुछ फायदे हैं। उसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप यहाँ पर भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट तरह तरह के फायदे देती है आपको कि आप यहाँ पर आएँ और अपने बिजनेस को डेवलप करें। लैंड आपको मिल जाती है लीज पे, और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये तो बात हुई कॉर्पोरेट की। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करने का प्लान साइप्रस में करते हैं तो यहाँ पर करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का वो एंट्री लेवल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट तो आप 100 करोड़ भी करें, 500 करोड़ भी करें तो एक अगला बात है, लेकिन शुरुआत 2.5 से 3 करोड़ के आसपास होती है। उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो परमानेंट रेजिडेंस मिलता है। साइप्रस में परमानेंट रेजिडेंस मिलने का मतलब ये होता है कि आपको ईयू में, यूरोपियन यूनियन में सीधे तौर पर एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ से बैठकर यूरोप में पूरे बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता है। अगर आप उसे रेंट पे देना चाहते हैं तो करीब 19,500 यूरो तक उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। बिजली और जो पानी है उस पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। मेडिकल पूरी तरह से फ्री है, शिक्षा पूरी तरह से फ्री है सरकारी स्कूलों में, कॉलेज लेवल पर। साइप्रस में अगर प्रॉपर्टी बायर्स के अनुपात को देखें तो यहाँ 2022 में 56% डोमेस्टिक बायर्स थे, तो वहीं 44% फॉरेन बायर्स। माइक्रो मार्केट की बात करें तो 2022 में राजधानी निकोसिया के साथ
लिमोसोल, लारनाका और पाफोस घरेलू प्रॉपर्टी निवेशकों के फोकस में रहा। तो वहीं लिमोसोल और पाफोस में फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट किया। डेलॉइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस के रियल एस्टेट मार्केट में साल 2022 में जमीन के 10,576, रेजिडेंशियल के 12,660 और कमर्शियल के 874 सौदे हुए। इनकी कुल कीमत 5,516 मिलियन यूरो बैठती है। हमने जहां तक समझा, साइप्रस के प्रॉपर्टी मार्केट में करीब 10% का सालाना एप्रिसिएशन और करीब 5% की सालाना रेंटल यील्ड निकल कर आ रही है। इसके अलावा साफ सुथरी आबो हवा, बर्फ के पहाड़ से लेकर खूबसूरत बीचेस की लोकेशन के चलते ज्यादातर लोग इस देश में सेकंड होम के तौर पर प्रॉपर्टी निवेश कर रहे हैं। अगर आप भी भारत से बाहर कहीं प्रॉपर्टी निवेश करने की सोच रहे हैं तो साइप्रस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अपने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद और जांच पड़ताल करने के बाद ही निवेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।